नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जन्मदिन है उस महान व्यक्तित्व का जो कहा करता था कि आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी, और जिसके बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएगी कि ऐसा कोई हार्ड मास का पुतला इस पृथ्वी पर रहा करता था। हाँ जी, आज 2 अक्टूबर है और आज है गांधी जयंती। लेकिन जैसे अपन सुबह उठते हैं और अपन बच्चों के व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टा स्टोरी पे देखते हैं कि वो फोटो लगाए रहते हैं किसकी, नाथूराम गोडसे की, तो हमें बहुत दुख होता है ना। क्योंकि वो लोग नाथूराम गोडसे को इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी और वो इसका जश्न मनाते हैं, है ना। तो क्या ये बात सही है? क्या इस चीज का जश्न मनाना चाहिए, है ना? और बच्चे कौन कौन सी आलोचनाएं ऐसी करते हैं जो गांधी गांधी के ऊपर नाथूराम गोडसे को वरीयता देती है। आज अपन उन आलोचना के बारे में जानेंगे और क्या वो आलोचना सही है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। तो पहली आलोचना गांधी की पहली आलोचना जो बच्चे बोलते हैं कि गांधी ने आजादी के आंदोलन में क्या किया, है ना। दोस्तों, आजादी हमें एक व्यक्ति ने नहीं दिलाई, ना महात्मा गांधी ने दिलाई, ना भगत सिंह ने, ना सुभाष चंद्र बोस ने, ना चंद्रशेखर आजाद ने, ना जवाहरलाल नेहरू ने, ना वल्लभ भाई पटेल ने। किसी एक व्यक्ति की आजादी नहीं है। आजादी किसकी वजह से आई है? आजादी आई है कुछ व्यक्तियों ने भारत में जागृति फैलाई, कुछ व्यक्तियों ने बलिदान किया, कुछ व्यक्ति उसमें नेतृत्व कर रहे थे, तो कुछ व्यक्ति उसमें सिपाही थे, है ना। तो सबका मिला जुला स्वरूप था आजादी, है ना। तो आजादी के आंदोलन में सबका अपना अपना योगदान था। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में क्या किया। दोस्तों, गांधी जी से पहले आप अपने एक बात जानते हैं कि गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहां पर दादा अब्दुल्ला कंपनी थी 1893 से 94 के लिए, वो दादा अब्दुल्ला कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वो केवल 1 साल रुकना था उनको, वो मुकदमा जीत भी जाते हैं दादा अब्दुल्ला कंपनी का। इसके बाद में फिर भी 1915 तक वो कहाँ रहते हैं? वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। क्यों? वो वहां क्या कर रहे थे? वहां पर जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे उनके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे, है ना। वहां पर वो बहुत सारे बुक्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें से जॉन रस्किन्स हो गया, डेविड थोरो हो गया, इनको अध्ययन करते हैं और वहां से वो सीखते हैं क्या, जैसे सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, असहयोग, ये इन सब चीजों के बारे में वो डेविड थोरो और जॉन रस्किन से सीखते हैं। दोस्तों, डेविड थोरो और जॉन रस्किन ने जो चीजें किताब में लिखेगी उन्होंने कभी अप्लाई नहीं की, है ना। वो कोई राजनेता नहीं थे, वो केवल एक लेखक थे, वो एक चिंतक थे, एक दार्शनिक थे। परंतु महात्मा गांधी एक दार्शनिक चिंतन को अपने पॉलिटिकल करियर में लेके आए। उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? सत्याग्रह का प्रयोग किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा, है ना, असहयोग, इन सब का प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किया। तो अपन जानेंगे कि वो कैसे कैसे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। दोस्तों, सबसे पहली बात जो अपन जानते हैं, है ना, कि जब महात्मा गांधी भारत आए थे उससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे भारत में, लेकिन क्या वो कोई आजादी दिलाने में सफल हो पाए? नहीं, क्योंकि भारत उस समय विभाजित था, है ना। कि एक आंदोलन अकाली आंदोलन पंजाब में हो रहा है, एक आंदोलन यूपी में हो रहा है, खिलाफत आंदोलन मुसलमान कुछ अलग आंदोलन कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग अलग से चला रही है ना। तो आंदोलनों का स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था। गांधी जी ने क्या किया? उस आंदोलन के स्वरूप को राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप लाने का प्रयास किया। तो देखते हैं कैसे उन्होंने राष्ट्रीय मतलब जो आंदोलन बटा हुआ आंदोलन था उसको राष्ट्रीय स्वरूप बना दिया। पहले क्या हो रहा था, या तो उग्रपंथी नेता जिनको अपन क्रांतिकारी मतलब जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये गुट है ना, उग्रपंथी नेता, वो आंदोलन कर रहे थे। और एक दूसरा वर्ग था, वो था जिनको अपन क्या बोलते हैं, तो शांति दूत बोल सकते हैं एक तरह से, जो शांति चाहते थे पूरी तरह से। कांग्रेस का जो एक वर्ग था, है ना, वो आते सूट बूट में आते, बातचीत करते,
एक कांग्रेस का सम्मेलन करते साल में एक बार और चले जाते, तो क्या उससे आजादी मिल सकती थी? नहीं, है ना। तो गांधी जी ने उसी चीज को समझा और गांधी जी ने क्या किया, पूरे भारत को एक जगह लाने का प्रयास किया। क्योंकि वो जो छूट बूट में आ रहे थे वो मध्यम वर्गीय नहीं थे, वो गरीब लोग नहीं थे, वो कौन थे, वो अमीर हाई क्लास लोग थे। वो आते, कुछ बातें डिस्कस करते और चले जाते, इससे आजादी मिलने वाली नहीं है। गांधी जी ने सबसे पहले ये सोचा। तो 1915 में जब वो भारत आए तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उस समय चल रहा था अपना प्रथम विश्व युद्ध। तो उन्होंने इसमें अंग्रेजों की सहायता करने की सोची कि शायद अंग्रेज इस चीज से खुश होकर भारत को आजाद कर दे, है ना। तो तब उन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने की सोची। तो जो भारतीय लोग थे उन्हें सार्जेंट करके बुलाते थे कि ये तो क्या है, सार्जेंट है, यानी सेना में भर्ती कराने वाला कोई अधिकारी है। तो उनके क्या बोलते थे, ये तो सार्जेंट है। तो सबसे पहला काम भारत आते ही उन्होंने क्या किया, सार्जेंट का काम किया। इसके अलावा वो जब दक्षिण अफ्रीका थे तब उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए थे, है ना, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बन गए थे, साथ में फैमिली भी थी। अब दोस्तों अगर वो अनुयायी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के साथ भारत आए तो उनको रखने के लिए जगह तो चाहिए। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या किया, 1915 में एक साबरमती नदी के किनारे आश्रम की स्थापना कर दी, साबरमती आश्रम की स्थापना। तो दूसरा काम क्या किया उन्होंने, उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी, है ना। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने गांधी जी को समझाया कि आप ऐसा करो, पूरे भारत का दौरा करो, है ना, और भारत की जन भावनाओं को समझो। ऐसा नहीं है कि आप दक्षिण अफ्रीका से आए और युद्ध में कूद गए, उससे क्या होता, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उनसे भी पहले बहुत सारे युद्ध कर रहे थे, है ना, बहुत सारे अलग अलग आंदोलन कर रहे थे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी भारत का दौरा करते हैं, वो अलग अलग जगह जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शूट बूट में गरीब लोगों के बीच में चला जाएगा तो क्या वो लोग उससे से कंफर्टेबल तरीके से बात कर पाएंगे? नहीं। गांधी जी ने इस दशा को समझा और उन्होंने अपने सूट बूट का परित्याग किया और क्या कर लिया, हमेशा नग्न अवस्था, जो कि अर्धनग्न अवस्था है उनकी, उसको अपना लिया, किसको, धोती को। केवल धोती बनी हुई है ना, धोती बनी हुई है और उसके साथ चल दिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी एक चीज अच्छी तरह जानते थे, वो है इंटरेस्ट, है ना। कि अभी अभी भी अपन जब ये क्या बोलते हैं इसको, फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, तो एक बात पढ़ते हैं कि ना तो कोई सनातन शत्रु है, ना कोई सनातन मित्र है, ये सब पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट की बात है ना। अगर आज पाकिस्तान का भारत से इंटरेस्ट मैच हो जाए, अगर भारत का और पाकिस्तान का इंटरेस्ट मैच हो जाए, दोनों का इंटरेस्ट एक ही बन जाए, तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो गांधी जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो भारत दौरा था उसी समय कांग्रेस की भी अध्यक्ष मतलब सदस्यता ले ली थी। साथ में उन्होंने सबसे पहला पकड़ा किसान को, क्योंकि अब तक जो भारत का किसान था वो आजादी के आंदोलन से बाहर था, है ना। गांधी जी ने सबसे पहले पकड़ा किसान को और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इन्होंने दो सत्याग्रह कर दिए। एक तो चंपारण, बिहार में एक जगह पड़ती है चंपारण, है ना। तो 1917 में चंपारण में किसान सत्याग्रह किया, किसके, वहां पे 3 कटिया पद्धति चलती थी, नील की खेती होती थी, उसके विरोध में, और वहां पर सफलता अर्जित की। इससे किसान लोग गांधी जी के साथ जुड़ गए, है ना। दूसरा क्या किया किसानों के लिए, एक और था खेड़ा आंदोलन। गुजरात में एक जगह पड़ती है खेड़ा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 1918 में खेड़ा आंदोलन कर दिया और वहां पर भी इनको भारी बहुमत से इन्होंने क्या किया, उस आंदोलन को जीत लिया। तो एक तो चंपारण और एक खेड़ा, किसान इतने प्रभावित हो गए कि प्रत्येक किसान को ये लगने लग गया कि ये अपना मसीहा है ना? तो इस वजह से किसान गांधी जी के साथ जुड़ गए। जबकि इससे पहले क्या हो रहा था, किसान वर्ग आंदोलन में था ही नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग किसान आंदोलन चल रहे थे। लेकिन गांधी जी ने किसानों को कांग्रेस से जोड़ दिया। गांधी जी ने क्या किया, ये दोनों आंदोलन भी किए और साथ में इसका स्वरूप किसको दे दिया, कांग्रेस को दे दिया। और कांग्रेस का जो टिकट था, एंट्री टिकट, उसको कर दिया 25 पैसे। कांग्रेस का पहले एंट्री टिकट शायद लगभग 5 रुपए का होता था, कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्यता लेनी है तो आपको 5 रुपए देने पड़ते थे। गांधी जी ने उसको 25 पैसे कर दिया।
इससे क्या हुआ, जो गरीब किसान लोग थे वो भी किसान कांग्रेस से जुड़ सकते थे और कांग्रेस का बड़ा स्वरूप बन गया। तो यहाँ से तो गांधी जी ने क्या किया, सबसे पहले किसानों को अपने पक्ष में लेना शुरू किया, पक्ष में ले लिया। इसके बाद में गांधी जी ने दूसरा पकड़ा, वो था मजदूर, है ना। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि भारत की 75% जनसंख्या क्या है, किसान या मजदूर। 75 की 85% तत्कालीन 85% जनसंख्या किसान या मजदूर है। तो उनको कैसे इस पटल पे लाया जाए, इस आंदोलन की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, किसानों को कर दिया। अब यहाँ से क्या किया इन्होंने, एक आंदोलन किया यहाँ पे अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उन्होंने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया और उसको उस आंदोलन में गांधी जी जीतते हैं, है? और यहाँ से मजदूर भी उनके साथ हो जाते हैं। जब अगर किसी व्यक्ति के साथ किसान और मजदूर साथ हो गए, आज भी अपन पॉलिटिकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसको निशाना बनाती है, वो या तो मजदूरों को निशाना बनाती है या इसको किसानों को निशाना बनाती है। क्यों? क्योंकि भारत में अभी भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है ना। अगर ये किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो उस पार्टी की जीत तय हो जाती है। तो इन दोनों चीजों को गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि सेल्फ इंटरेस्ट की बात है ना। तो ये दोनों लोग गांधी जी के साथ आ गए। इसके बाद में गांधी जी ने क्या किया, अब तक जो आंदोलन चल रहा था वो किस हिसाब से चल रहा था, कांग्रेस अलग से आंदोलन चला रही थी, मुस्लिम लीग अलग से आंदोलन चला रही थी, दोनों का कोई सेल्फ इंटरेस्ट मतलब एक जगह आ ही नहीं रहे थे, है ना। गांधी जी ने क्या किया, मुसलमानों को भी कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास किया। कैसे जोड़ेंगे, उस समय ब्रिटेन ने तुर्की खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, है ना। ब्रिटेन तुर्की तुर्की के ऊपर आक्रमण कर रहा था, इसलिए मुसलमान एक आंदोलन कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। तो इस टाइम गांधी जी ने क्या किया, हिंदुओं से आग्रह किया कि वो खिलाफत आंदोलन में किसका सहयोग करें, मुसलमानों का सहयोग करें। इससे क्या होगा, मुसलमान भी हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले सकेंगे, है ना। तो इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं ने किसका साथ दिया, मुसलमानों को साथ दिया। और यहाँ से मुस्लिम लोग भी भारत की जो आजादी का आंदोलन था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक मंच पे आके आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसके बाद में गांधी जी ने क्या किया, तो युवा लोग थे उनको उनको बोला कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई किसी कॉलेज की पढ़ाई नहीं करनी, विचारों की पढ़ाई करनी है, किताबों को पढ़ना है, लेनिन को पढ़ना है ना। मतलब जो युवा लोग थे उनको बोला कि आप भी अपने विचारों में क्रांति लाओ, है ना। तो यहाँ से युवा लोग भी गांधी के साथ जुड़ना प्रारंभ हो गए। इसके बाद में पंजाब में अलग ही चल रहा था, सबसे ज्यादा सिक्का रहे थे पंजाब में। पंजाब में उस टाइम एक मूवमेंट चल रहा था, उसका नाम था अकाली आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अकाली आंदोलन, है ना। गांधी जी ने अकाली आंदोलन में कहा, है ना, कि हमें सिखों का साथ देना चाहिए। और अकाली आंदोलन में गांधी जी जुड़ गए और सिखों का भरपूर साथ दिया। इससे सिख लोग किसके साथ आ गए, सिख लोग भी कांग्रेस के साथ आ गए। अब देखो, जो कांग्रेस सूट बूट वालों की कांग्रेस हुआ करती थी, अब वो किसकी कांग्रेस हो गई, वो अब किसान की, मजदूर की, मुस्लिम की, युवा की, सिख की, अगर इन सब की कांग्रेस हो गई तो फिर कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन बन गया, है ना। और लोग एक व्यक्ति की बात सुनने लगे, उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने इन सब लोगों को एक जगह लाके क्या किया, है ना, कि मतलब मुद्दे होंगे स्थानीय, लोकल इश्यूज होंगे, है ना। कि कोई भी इश्यू है, जैसे चंपारण का इश्यू है, ये लोकल इश्यू है, लेकिन इस पे आंदोलन का होगा, सिर्फ पूरे भारत में आंदोलन होगा, यानी लोकल इश्यू और नेशनल प्लेटफॉर्म। ये काम किया महात्मा गांधी ने। इससे पहले कोई भी राजनेता ये काम नहीं कर पाया था, इसलिए वो असफल हो रहे थे। जबकि गांधी जी लोकल इश्यू को नेशनल प्लेटफॉर्म पर लाने में सफल हुए, इसलिए वो उस टाइम के आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे, है ना। तो क्या किया गांधी जी ने, जो लोकल इश्यू था उसको नेशनल प्लेटफॉर्म पर ले आए। लोकल इश्यू कौन कौन से,
कौन कौन से को नेशनल प्लेटफॉर्म में लाए गांधी जी? गांधी जी ने किया खिलाफत। खिलाफत का जो आंदोलन है मुस्लिमों को, उसको नेशनल प्लेटफॉर्म में कांग्रेस के थ्रू शुरू करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो लोकल इश्यू था, मुस्लिमों का इश्यू था, इसको किसका इश्यू बना दिया? इसको पूरा भारत का इश्यू बना दिया। एक और काम गांधी ने किया, वो काम था उन्होंने जो अकाली आंदोलन, पंजाब में अकाली आंदोलन चल रहा था। पंजाब में कौन सा आंदोलन चल रहा था? अकाली आंदोलन। इस आंदोलन को भी उन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म पे ले आए, इससे सिख भी कांग्रेस के साथ जुड़ गए। तीसरा काम किया उन्होंने, एक आंदोलन। एक आंदोलन, इससे क्या हुआ, जो आदिवासी जनजाति है वो भी किसके साथ जुड़ गए? वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ गए। मजदूर की अपन ने बात करी ली, और किसानों की अपन ने बात करी ली, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, जो भी लोकल इश्यूज थे उनको नेशनल प्लेटफॉर्म पे ले आए, है ना। तो ये काम किया गांधी ने। लोग पूछते हैं ना, गांधी ने आजादी के आंदोलन में क्या किया? तो गांधी ने लोगों में जागृति लाई। उन जो लोग बिखरे हुए थे, यानी भारत के मतलब अलग अलग हिस्से में जो आंदोलन हो रहे थे, अगर एक हिस्से में, अगर ये जैसे अगर अपन इसको भारत बोल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे कोई आंदोलन हो रहा था तो उसका प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ रहा था, यहाँ वाले लोग इस आंदोलन के बारे में बात भी नहीं कर रहे थे। गांधी ने क्या किया, गांधी ने अगर अगर यहाँ पे कोई आंदोलन हो रहा है ना, तो उसका प्रभाव भी यहाँ भी दिखा दिया। मतलब यहाँ पर आंदोलन हो रहा है तो यहाँ पर भी आंदोलन उसके परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। तो पूरे भारत को गांधी ने जोड़ दिया, है ना। तो गांधी ने आजादी के आंदोलन में लोगों में जागृति लाने का काम किया। और गांधी के इन्हीं सब की वजह से सबसे ज्यादा जो लोग निकल के आए उन लोगों की संख्या थी युवा लोग। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, है ना, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी इसी आंदोलन की बदौलत थे, है ना। गांधी जी के इसी आंदोलन की बदौलत थे सभी के सभी, जिनका भी अपन नाम लेते हैं क्रांतिकारी, उनका। इसके अलावा क्या हुआ, है ना। तो ये समझ में आ गया गांधी ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या काम किया। गांधी कोई बंदूक लेके किसी को मारने नहीं गए, उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। अगर लोग इकट्ठे होंगे ना तो बहुत कुछ होगा। इसके साथ गांधी जी ने एक और काम क्या किया, जितने भी जो अंग्रेजों की सेना में अंग्रेजों के जो पदाधिकारी थे, अंग्रेजों के जो पदाधिकारी थे वो ज्यादातर कौन थे? वो भारतीय थे। तो उन लोगों को आह्वान किया कि आप अपनी नौकरी से इस्तीफा दो और क्या करो, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दो। गांधी जी ने अंग्रेजों के जो पदाधिकारी थे उनसे भी यह आह्वान किया, क्योंकि वो भी भारतीय थे। यार अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे, है ना, वो मुट्ठी भर अंग्रेज भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? भारत में बैठे भारतीय लोग जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग अंग्रेजों को क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के लिए भारत को कंट्रोल कर रहे थे। तो समझ में आ गई कि गांधी जी ने भारत के आंदोलन में क्या किया। इसके बाद में जो दूसरी चीज आती है वो है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। अब तक अपन ने कहानी पढ़ी कि गांधी जी ने क्या किया, पूरे भारत को एक प्लेटफॉर्म पे ले, नेशनल प्लेटफॉर्म पे ले। इसके बाद में गांधी जी ने क्या किया, इसके बाद में हुआ ये कि 1920 में एक आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने सब लोगों से यह आह्वान किया कि अपने को क्या करना है, अपने को किसी पे गोली नहीं चलानी, अपने को किसी पे लाठीचार्ज नहीं करना, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, अपने को शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना है, बस अंग्रेज कुछ भी बोले वो काम नहीं करना है, उनका सहयोग नहीं करना है। असहयोग का अर्थ यही तो होता है ना, अधन सहयोग, यानी अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करना है, लेकिन अपने को हिंसा नहीं करनी है। तो इसका जो असहयोग का हथियार बनाया गांधी जी ने, क्या बनाया? अहिंसा, कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गांधी जी एक बात जानते थे
कि जो इस आंदोलन में जुड़े हुए वो लोग कौन है, वो किसान है, वो मजदूर है। अगर मैं सोच रहा था जनसंख्या किसकी थी, किसान की, मजदूर की, वो भूखे नंगे लोग थे, है ना। उस टाइम पूरे भारत की जनसंख्या का 90% तो गरीब थे, है ना, और 90% क्या थे, अशिक्षित थे। 90% गरीब थे, 90% अशिक्षित थे। इन लोगों को अगर भारत, अगर आंदोलन में बनाए रखना है तो इनको ब्रेक जरूरी है। पहली चीज ये समझना, इनको ब्रेक जरूरी है। और ये भूखे नंगे लोग हैं, अगर इनके ऊपर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया या गोली चलाना शुरू कर दिया तो ये लोग कभी आंदोलन करने के लिए नहीं आएंगे। पहली बार ये लोग आए हैं विश्वास करके कि आंदोलन होगा, है ना। अगर इस बार अंग्रेजों ने इनको मारा तो ये कभी भी आंदोलन करने नहीं आएंगे, क्योंकि 1857 में थोड़ी बहुत लोगों ने साहस किया था, है ना। जो मजदूर लोग, किसान लोग 1857 में साहस किया था थोड़ा बहुत। उसके बाद में साहस कब कर रहे हैं, डायरेक्ट 1920 में। यानी इनमें साहस जगाने में कितना समय लगा ये आप समझ पा रहे हो, 43 साल और 20 साल, है ना, 63 साल इन लोगों को में साहस जमाने में लग गए, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर अंग्रेजों ने इन गरीब और अशिक्षित असहाय लोगों को मारा तो ये कभी भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे आंदोलन करने के लिए आ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए गांधी ने क्या किया, एक रास्ता चुना, वो रास्ता है अशांति का, है ना, कि अहिंसा का। अपन क्या करेंगे, हिंसा करेंगे नहीं, बस एक भजन गाते रहे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, है ना, कि रघुपति राघव राजा राम सबको सद्बुद्धि दे भगवान। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर जो ब्रिटिश वॉइसराय था वो बोलता है कि चल क्या रहा है, पूरे भारत भजन गा रहा है ना। तो अंग्रेज बोलते हैं कि अपन इन पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते। कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग भजन गा रहे हैं, ना तो ये कोई आंदोलन कर रहे हैं, है ना, ना ये कोई हिंसा फैला रहे, ये लोग भजन गा रहे हैं, इन पर कोई लाठीचार्ज नहीं कर सकते। तो 1922 तक एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। 1922 तक एक भी व्यक्ति की ये अंग्रेजों की लाठी की वजह से मृत्यु नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ये असहयोग कर रहे थे, है ना, ये हिंसा का रास्ता अपना रहे थे। गांधी जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अब 2 साल हो गए, ब्रेक जरूरी है ना। क्योंकि जो ये किसान मजदूर मजदूर किसान और मजदूर लोग हैं, ये भावनाओं में बनने वाले लोग जल्दी है, ये अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पाएंगे, है ना। अब ब्रेक जरूरी है। वहीं पर एक और मौका मिल जाता है जहां पर इसी असहयोग आंदोलन में से कुछ आंदोलनकारियों से गलती हो जाती है, और वो कौन सी घटना हो जाती है, वो हो जाती है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कब हो जाती है, फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड होता है ना। बस अब अंग्रेजों ने सोच लिया कि अब इनको इतना मारेंगे ना, ये जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, इनको आंदोलन जारी रखने दो, है ना, मतलब इनको आंदोलन जारी रखने दो। लेकिन गांधी जी मास्टरमाइंड आदमी थे यहाँ पे। गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन ड्रॉप कर दिया। अंग्रेजों ने बोला नहीं नहीं, थोड़ी देर 2-4 दिन तो आंदोलन करो। गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं आंदोलन करना ही नहीं है, मैं हिंसा के सख्त खिलाफ हूँ, और आंदोलन को ड्रॉप करा दिया। एक व्यक्ति नहीं करा। लेकिन सोचो, अगर गांधी जी आंदोलन को वापस नहीं लिखते तो अंग्रेज कितना बुरा मारते इन लोगों को। और क्या ये लोग कभी भी आगे आंदोलन करने के लिए आ पाते? क्या 1920 का सविनय आंदोलन हो पाता? क्या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो पाता? क्योंकि ये लोग आते ही नहीं। अगर इन लोगों को गांधी जी, इन लोगों को अगर अंग्रेज मारते तो ये लोग कभी आते ही नहीं, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि चोरी चोरा कांड को गांधी जी ने वापिस लेके अच्छा किया, बुरा कुछ नहीं किया। हालांकि इससे कुछ जो क्रांतिकारी नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गया, ये आहत हो गए, और उन लोगों ने इनकी निंदा भी की। आप लोग भी इनकी निंदा करने के लिए स्वतंत्र हो, है ना? कि आप गांधी जी से सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, लेकिन गांधी जी को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो इस बात का ध्यान रखो कि क्या कारण था, है ना, कि क्या ये लोग आगे आंदोलन करने आते, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज बहुत बुरा मारते उन लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। तीसरी बात, लोग कहते हैं यार बुड्ढा बहुत सन की है ना। ये बुड्ढा क्या है, सन की है। जब देखो तब मतलब अनशन करने लग जाता है, जब देखो तो भूख हड़ताल पे बैठ जाता है। तो यार एक बात आप सोचो, अपने घर में कोई बुजुर्ग है
गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, और 1920 तक उन्होंने भूख हड़ताल, ऐसे कोई भी भूख हड़ताल नहीं की जो जिद वाली हो। हाँ, किसानों के लिए की है ना, किसानों के लिए की, लेकिन कोई भी जिद वाली भूख हड़ताल नहीं की। यहाँ पे गांधी जी की एज हो जाती है 51। 51 साल का अगर घर में कोई बुजुर्ग है फिर वो जिद्दी तो होगा, ये बात तो कंफर्म है ना। अपने घर में भी अगर कोई बुजुर्ग है तो वो जिद्दी तो होगा, ये चीज अपने को समझनी है। दूसरी चीज, यार आमरण अनशन करने लग जाते थे, भूख हड़ताल करने लग जाते थे अपनी जिद मनवाने के लिए। यार इसी चीज का प्रयोग तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी किया, है ना। इसी चीज का प्रयोग उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया, क्योंकि अगर गांधी जी, जैसे मान लो गांधी जी ने 30 दिन तक आमरण अनशन किया, है ना, कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा, यानी जब तक मरूंगा नहीं तब तक अनशन करता रहूंगा। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि मर जाए, लेकिन अगर कौन नहीं चाहता था कि ये मर जाए? भारत की तत्कालीन जनता नहीं चाहती थी कि ये मर जाए। क्यों? क्योंकि यही व्यक्ति, महात्मा गांधी, वो व्यक्ति जो उनके लिए लड़ रहा था, है ना। यानी जब वो किसी गांव में जाते थे तो उस गांव वाले खुश हो जाते थे उनके साथ, है? तो वो लोग नहीं चाहते थे कि गांधी जी की मृत्यु हो, इसलिए वो लोग आते थे गांधी जी का क्या तोड़वाने, अनशन तोड़वाने। और अगर गांधी जी का अनशन तोड़वाने में लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो वहां पे भीड़ तो होगी, और अगर वो भीड़ उग्र हो गई, अगर वो भीड़ उग्र हो गई तो अंग्रेजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, है ना। इसलिए अंग्रेज आते थे, इनका आमरण अनशन तोड़वाते थे। तो यहाँ पर समझो गांधी जी ने आमरण अनशन और भूख हड़ताल के जरिए अंग्रेजों को कमजोर किया। गांधी जी अंग्रेजों की कमजोर कड़ी समझ चुके थे, है ना। तो आमरण अनशन भी एक तरीका था जिसके थ्रू गांधी जी ने अंग्रेजों को कमजोर किया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। एक चरखे से आजादी, यार चरखे से कैसे आजादी आ सकती है ना। सब बोलते हैं कि चरखे से आजादी, अपने बात कर ली कि यार सही बात है, किसी एक व्यक्ति ने आजादी नहीं दिलाई, किसी एक व्यक्ति ने आजादी नहीं दिलाई, आजादी में सबका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि चरखे से आजादी, है ना, कि चरखा काट के आपने आजादी दिला दी, तो कैसे दिलाई? दोस्तों अपन को एक बात समझनी पड़ेगी, जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भारत के बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी नहीं, फिर भी भारत सोने की चिड़िया था। क्यों? भले कोई इंडस्ट्री नहीं थी फिर भी सोने की चिड़िया था। क्यों? क्योंकि भारत का जो ग्रामीण उद्योग है, तो ग्रामीण उद्योग बोल दो या कुटीर उद्योग बोल दो, क्या बोल दो? कुटीर उद्योग। ग्रामीण उद्योग या कुटीर उद्योग, ये बहुत ज्यादा क्या था, मजबूत था, इसलिए भारत को बोलते थे सोने की चिड़िया। इसलिए नहीं कि भारत में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, भारत में कोई इंडस्ट्री नहीं थी। गांधी जी ने उसी बात को समझा, यार क्या हो अगर यही चीज वापिस आ जाए। अंग्रेजों ने सबसे पहले आते ही क्या किया, कुटीर उद्योग को नष्ट किया, भारत के कुटीर उद्योग को नष्ट किया, जिससे अंग्रेजों के लिए भारत बाजार का क्षेत्र बन गया। नहीं तो पहले तो भारत के लोग खुद ही वस्तुएं बनाते और खुद उसका यूज कर लेते, तो बाजार की जरूरत कहाँ पड़ती। लेकिन अंग्रेजों को तो अपनी वस्तुएं बेचनी थी, इसलिए अंग्रेजों ने भारत में जो कुटीर उद्योग धंधे थे उनको सबसे पहले नष्ट किया। गांधी जी इस बात को आसानी से समझते थे, है ना, कि अगर मैंने कुटीर उद्योगों को वापिस से बसा दिया तो भारत वापिस से समृद्ध हो जाएगा, और ये अंग्रेजों पर डिपेंड नहीं रहेगा, है ना, विदेश पे ये डिपेंड नहीं रहेगा। तो गांधी जी इस बात को आसानी से समझते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए पहला काम किया गांधी ने कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है रोटी, कपड़ा, मकान। मकान उनके पास है, रोटी उनके पास है, कपड़ा कहाँ से आ रहा है? इंग्लैंड से आ रहा है। इंग्लैंड से आ रहा कपड़ा भारतीय पहन रहे हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। इसके लिए गांधी ने क्या कहा, चरखे से आजादी। कैसे? खादी बनाओ, खादी बनाओ और खादी का यूज खुद करो। प्रत्येक कपड़ा जो अपन यूज करें वो खादी का करें, इससे अपने को आजादी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अपन अंग्रेजों के लिए बाजार का क्षेत्र नहीं बनेंगे। हम अंग्रेजों के लिए बाजार का क्षेत्र नहीं बनेंगे, इससे खादी क्या करेंगे, खुद खादी बनाएंगे, खुद पहनेंगे, इसलिए अपना खर्चा भी कम होगा। दूसरी बात, गांधी जी ने क्या किया, नमक। चरखे से आजादी का मतलब केवल खादी नहीं है, चरखे से आजादी का मतलब है नमक बनाया, है ना। खाने के लिए रोटी चाहिए, और रोटी, नमक के बिना रोटी स्वादिष्ट नहीं लगती, इसलिए नमक चाहिए। जबकि अंग्रेज क्या करते थे, नमक कानून, नमक पे भी उन्होंने कर लगा रखा था। गांधी जी ने 1930 में
सविनय अवज्ञा 1930 में दांडी मार्च। दांडी मार्च, ये सविनय अवज्ञा के समय क्या किया इन्होंने, नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया, है? तो ये काम भी गांधी ने किया। इसके अलावा कच्चा माल, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से कच्चा माल लेते थे और विदेशों में लेके जाते थे। अंग्रेज भारत से कच्चा माल लेके इंग्लैंड लेके जाते, वहां पर उससे कोई मतलब प्रोडक्शन करते और उसको वापस भारत में बेचते, है ना। तो कच्चा माल भारत से लेते, उसको जैसे कच्चा माल 8 रुपए में भारत 8 रुपए किलो भारत से लिया, वहां पर उसका प्रोडक्शन करके 100 रुपए किलो वापस भारतीयों को बेच रहे थे। इससे क्या हो रहा था, धन का बहिर्गमन हो रहा था, धन भारत से बाहर जा रहा था। गांधी जी इस चीज को समझते थे कि सोने की चिड़िया के धीरे धीरे पंख काटे जा रहे हैं, है ना। अगर इससे ही धन बाहर जाता रहा तो सोने की चिड़िया के पंख कट जाएंगे। तो अगर चरखे से अपने कच्चे माल को खपत कर दें, यानी अंग्रेजों के लिए कच्चा माल बचे ही नहीं, तो क्या अंग्रेज यहाँ से कोई चीजें बाहर ले जा पाएंगे? नहीं। अगर अंग्रेज बाहर नहीं ले जा पाएंगे तो क्या होगा, कच्चा माल भारतीयों के पास सुरक्षित होगा और अंग्रेजों के पास भारत से अर्निंग करने का कोई साधन ही नहीं रहेगा। तो इससे गांधी जी ने खादी, कच्चे माल से खादी बनाना शुरू किया, कच्चे माल का अपने ही उपयोग के लिए शुरू किया। इससे क्या हुआ, कच्चा माल से अंग्रेजों का भारत में बाजार खत्म हो गया, है ना। अंग्रेजों का भारत में बाजार खत्म हो गया और धीरे धीरे भारत से अंग्रेजों के पास पैसा जाना बंद हो गया। अगर बंद हो गया तो वो सोचेंगे कि यार ये उपनिवेश अपने काम का ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे आ रहे हैं, खर्चा करके यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ से अगर उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा तो यहाँ रहने का मतलब क्या, है ना। इसलिए अंग्रेजों का बाजार भी खत्म कर दिया गांधी ने। तो इसलिए बोलते हैं कि चरखे से आजादी। चरखे से आजादी का मतलब ये नहीं है कि सूत काटते काटते आजादी आ गई। चरखे से आजादी का मतलब थोड़ा व्यापक, उसको समझो, है ना। तो ये हो गई चरखे से आजादी की बात। एक और जो गांधी के ऊपर लांछन लगाते हैं वो ये है कि मुसलमानों के पक्षधर थे। गांधी जी मुसलमानों के पक्षधर थे। हिंदू जनता गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगाती है। तो यार एक बात सोचो, 1946 में नोखावाली बिहार में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, नोखावाली बिहार नामक जगह में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और यहाँ पर मुसलमान लोग हिंदुओं को भगा रहे थे, मार मार के भगा रहे थे। यहाँ पर गांधी जी आते हैं और हिंदुओं की बचाव में खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार मैंने पहली बार ये देखा है कि हिंदू इतने कायर हो रहे हैं, है ना, कि हिंदू इतने कायर है कि वो अपना बचाव भी नहीं कर पा रहे। अगर वो लोग, है ना, अगर वो लोग तुम लोगों को मार रही तो तुम लोग उनको क्यों नहीं मार रहे, है ना? उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि जो ये मुसलमान है ये वहां के बुली है और जो हिंदू है वो क्या है, वो कावड़ है। यानी मुसलमान गुंडे हैं और हिंदू कायर है। ये स्टेटमेंट वहां पर गांधी जी देते हैं, है ना, कि आप भी उनका क्या करो, प्रतिकार करो, भागने से काम नहीं चलेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट वो व्यक्ति दे सकता है जो मुसलमानों के पक्ष में है? मुसलमानों को गुंडा बोल सकता है क्या वो व्यक्ति? नहीं ना। तो ये सोचने वाली बात है ना। नई दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा था। नई दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। यहाँ पर भी गांधी जी जाते हैं और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में सुलह करवाते हैं। तो क्या जो व्यक्ति मुसलमानों का पक्षधर है वो सुलह करवाएगा? वो नहीं करवाएगा, है ना। इसके अलावा अपने कोटेशन ये भी ध्यान में आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जब नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या कर देता है ना, उनकी हत्या कर देता है, जब असैसिनेशन हो जाता है तो मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट आता है कि अच्छा हुआ, आज एक अच्छा हिंदू मारा गया। वो ये नहीं बोलते कि अच्छा इंसान मारा गया, वो एक अच्छा हिंदू मारा गया। अच्छा हिंदू का मतलब है कि गांधी जी हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे, है ना। गांधी जी हिंदुत्व के कहते हैं प्रबल समर्थक थे। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुसलमानों को उस टाइम में सबसे बड़ा लीडर था। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी जी मुसलमानों के पक्षधर नहीं थे। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि गांधी जी हिंदुओं के पक्षधर थे, लेकिन गांधी जी मुसलमानों के पक्षधर बिल्कुल नहीं थे, है ना। वो गाय का उतना ही सम्मान करते थे, है ना। गीता को, मतलब गीता से उन्होंने एक श्लोक पढ़ के उन्होंने एक दर्शन दिया था, अनासक्ति योग। अनासक्ति योग। किसी दिन समय मिला तो अपन गीता के ऊपर एक लेसन बनाएंगे, है ना।
तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि अनासक्त योग क्या है, यानी आसक्त नहीं होना है। तो ये गीता का जो कोटेशन है गांधी ने दिया है, ये किसी और व्यक्ति ने नहीं दिया है, गांधी ने दिया है। फिर गांधी को मुस्लिम पक्षधर क्यों कहा जा रहा है ना? ये बात भी सोचने वाली बात है। इसके अलावा जिसमें एक और होती है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को पैसे देना, है ना? ये बात आपने जो सनी देओल की एक फिल्म थी गदर, उसके अंदर सनी देओल पाकिस्तान वालों को बोलता है कि तुम लोगों के ऊपर तरपाल उतारने के लिए छत भी हमने दिए, 65 करोड़ रुपए दिए। कितने? 65 करोड़। नाथूराम गोडसे की एक बुक है कि मैं, मतलब नाथूराम गोडसे का जो स्टेटमेंट है कि मैंने गांधी को क्यों मारा, वो इस स्टेटमेंट का हवाला देते हैं कि गांधी जी, मतलब क्या हुआ, भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया, बात हुई थी कि इनको पैसे देने हैं, है ना? लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे हमला कर देता है। इससे वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, जो पाकिस्तान को मिलने वाले पैसे थे उनको रोक लेते हैं। पाकिस्तान को जो पैसे मिलने वाले थे उनको रोक लेते हैं, है ना? तो गांधी जी क्या कर देते हैं, अनशन आंदोलन करने लग जाते हैं कि पाकिस्तान को वो पैसे दो। क्योंकि जो बंदा पूरी, मतलब वो तो पाकिस्तान को भी अपने बच्चे की तरह मानता है ना? वो नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, लेकिन अगर दो बेटों में बंटवारा हुआ है तो एक बाप का फर्ज बनता है कि वो क्या करे, दूसरे बेटों को भी उतनी समानता दे। ये गांधी जी का विचार है, ये मेरा विचार नहीं है ना? 65 करोड़ रुपए की बात पे ये नाथूराम गोडसे इसकी हत्या कर देता है, ये महात्मा गांधी की हत्या कर देता है। तो क्या यार किसी व्यक्ति की कीमत है जो आपको आजादी दिला रहा है, क्या 65 करोड़ रुपए के लिए उस व्यक्ति की हत्या कर दोगे? क्या ये बात जायज है? ये बात बिल्कुल भी जायज नहीं है ना? तो ये बात की भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को पैसे देना, है ना? और ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व, है ना? और तब तक पाकिस्तान को पैसे मिले भी नहीं थे और उसने कश्मीर पे हमला कर दिया था। तो इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे नहीं देंगे तो पाकिस्तान पे हमला नहीं, वो कश्मीर पे हमला नहीं करेगा? पैसे नहीं देने से पहले ही कर दिया था उन्होंने हमला। तो मतलब कुछ लोग जो हिंदुत्ववादी नेता थे तत्कालीन, वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान को अगर 65 लाख रुपए दे दिए तो भारत कश्मीर से बात को अलग ही कर देगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, है ना? तो ये कथन की बात की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को पैसे देना, हालांकि मैं खुद व्यक्तित्व रूप से इसका थोड़ा बहुत विरोध करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की इस चीज के लिए मृत्यु कर दी जाए, है ना, किसी की हत्या कर दी जाए। अब एक कंट्रोवर्सी जो सबसे ज्यादा आती है ना, वो आती है राष्ट्रपिता महात्मा की। काय का महात्मा? किस बात का राष्ट्रपिता, है ना? ये बोल देते हैं। तो यार क्या उस व्यक्ति ने तुम लोगों से बोला कि तुम उनको राष्ट्रपिता बोलो, या उसने कहा कि तुम उसको महात्मा बोलो, तुम उसको बापू बोलो? उस व्यक्ति ने तुम लोगों का भी आके कहा, है ना? पहली बात, उनको जो राष्ट्रपिता कहा, वो राष्ट्रपिता किसे कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहा, वो किसने कहा? वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विरोधी थे, है ना? गांधी जी के विरोधी थे वो। गांधी जी कांग्रेस से अलग होके उन्होंने आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। वो व्यक्ति भारत को राष्ट्रपिता बोल रहा है, तो आप कौन होते हो उस व्यक्ति के ऊपर ये बोलने वाले कि वो राष्ट्रपिता नहीं है ना? सुभाष चंद्र बोस को आप लोग मानते हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, इस चीज को आप नहीं मानते। ठीक है बात हुई। अपना व्यक्तित्व मत हो सकता है, लेकिन किसी की ऐसे नाथूराम गोडसे की फोटो लगा देना, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना? तो ये राष्ट्रपिता, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये बात भी आप याद रखना, है ना? और ये राष्ट्रपिता मानना नहीं मानना, क्योंकि सही बात है, किसी भी देश का पिता नहीं हो सकता जो अभी 2 साल पहले किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है, कोई इस अनंत काल से चले आ रहे इस देश का पिता कैसे हो सकता है? ये बात सत्य है, क्योंकि ऋषि मुनियों को पिता कहा जा सकता है, या जिन्होंने कोई अपने वेद लिखे उनको पिता कहा जा सकता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहना चाहिए, नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन क्या वो आपने और मैंने कहा, उस सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और उस चीज को अपन पढ़ते हैं, तो इस चीज पे अपने को डाउट क्यों करना चाहिए? आपकी इच्छा है अगर बोलने की राष्ट्रपिता तो बोलो, नहीं बोलने तो महात्मा गांधी बोल लो, है ना?
दूसरी चीज बापू, हालांकि इस चीज पे तो कंट्रोवर्सी है नहीं, क्योंकि बापू इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग थे अपने परिवार के। अपना जो परिवार है भारत परिवार, उसके एक बुजुर्ग थे उस समय, इसलिए सब लोग उनको बापू बोलते थे। सीधी सी बात है, एक ही महात्मा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अगर महात्मा थे तो राजनीति में क्या करना, क्योंकि गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर तो है ही, है ना, कि अगर वो महात्मा थे तो राजनीति में क्या कर रहे थे। तो यार महात्मा की उपाधि आपने और मैंने नहीं दी, है ना। या गांधी ने ऐसा कोई संविधान में कोई संशोधन करवा के लिखवाया कि मेरे को राष्ट्रपिता बोलो, मेरे को महात्मा महात्मा बोलो, नहीं ना। ये एक उपाधि है, ये किसी लोग ने दी है। तो महात्मा की उपाधि किसे दी है? महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ जिनको टैगोर बोलते हैं अपन, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। मोहनदास करमचंद गांधी रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि के बाद में महात्मा बन गया, है ना। तो ये महात्मा की उपाधि किसने दी है? ये महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी है ना। तो ये अपन ने नहीं दी। तो इन चीजों के ऊपर अपने को कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। और अगर गांधी जी से कोई भूल हो भी गई, जवाहरलाल नेहरू से कोई भूल हो भी गई, किसी और अपने पूर्वज से भूल हो भी गई, तो यार वो अपने राजनीतिक पूर्वज थे, जैसे भी थे अपने राजनीतिक पूर्वज थे, उन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। किसी के लिए भी ऐसा बोल देना कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, बहुत अच्छा किया, ये आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कि आप ऐसा कोई व्हाट्सएप स्टेटस है या इंस्टा स्टोरी लगा रहे हो, तो आपके व्यक्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या आपने उस व्यक्ति को पढ़ा। आप एक बार गांधी को पढ़िए, आप फिर अगर उनके विचारों से सहमत नहीं है तो फिर आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आप ज्ञान लेते हैं और उसके बाद में महात्मा गांधी के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, तो ये बात सही नहीं है। ताकि आप मेरी बताई हुई बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसे लेक्चर में अपन एक मिलते रहेंगे। एक कंट्रोवर्सी जो मैंने यहाँ पे छोड़ दी है ना, वो कंट्रोवर्सी है भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह वर्सेस महात्मा गांधी वाली। शहीद आजम भगत सिंह और महात्मा गांधी की जो कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि गांधी जी ने क्या भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की, है ना, या गांधी जी भगत सिंह को बचाने में समर्थ थे असमर्थ थे, उसके बारे में अपन डिटेल से एक्सप्लेनेशन एक वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए यहीं पे अपन खत्म करते हैं अपना लेक्चर, है ना। ठीक है, नमस्कार।